तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रॉपर्टी के रिलेटेड के कराची में रहते हुए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल शहबाज, एक्चुअली ना पंजाब की प्रॉपर्टी ज़रा डिफरेंट है, कराची की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब कराची के हवाले से तुमने सवाल किया कि हाउसिंग सोसाइटी में किसी ने प्लॉट लेना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो बिल्डर है वो बिल्डर की कंपनी रजिस्टर्ड है, वो उससे NTN आपने डिमांड करना है। और NTN को चेक करने के दो तरीक़ाकार है, एक तो ऑनलाइन भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो FBR से जाके आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो वो SCCP से आप वेरीफाई करेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऑफिस चले जाएंगे, वो बिल्डर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद बिल्डर से डिमांड करना है मेंबरशिप, आबाद का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अच्छा, आबाद जो है ना, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये जो एसोसिएशन है ये तमाम बिल्डर्स को एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू करती है। तो क्या उस बिल्डर के पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। उसके बाद अब आपने हाउसिंग स्कीम पे जाना है, तो हाउसिंग स्कीम के अंदर कुछ NOCs होती हैं। सबसे पहली जो NOC है वो फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट होती है, जो कि मुतलका अथॉरिटी जिस एरिए में हाउसिंग स्कीम है उस अथॉरिटी से NOC क्लियर होना ज़रूरी है। अब अथॉरिटी बोले तो कराची के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, कराची को कई टुकड़ों में बांट दिया गया है और हर एरिए के ऊपर एक ख़ास अथॉरिटी बिठा दी गई है। जैसे कराची शहर का जो मैक्सिमम एरिया है वो KDA के अंडर आ रहा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ एरिया LDA में आ रहा है, ज़्यादातर ये आपका कराची वेस्ट जो है ये LDA में आता है। फिर MDA है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर SDA है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी बैरिया टाउन से आगे शुरू होती है, बैरिया टाउन तक जो कराची का एरिया आता है ये MDA में आता है। तो अब सोसाइटी कहाँ आ रही है, जिस अथॉरिटी में आ रही है उसकी NOC फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद अगली NOC है SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। लेकिन SBCA का रोल किसी सोसाइटी में तब शुरू होता है जब वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होती है। स्टार्ट में अगर कोई बिल्डर वो NOC नहीं भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छे बिल्डर हैं वो स्टार्ट में ही SBCA की भी NOC ले लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो फिर SBCA की भी NOC आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद 3 NOCs आपने और चेक करनी होती है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, के इलेक्ट्रिक की और सुई गैस की। ये 5 मेन NOCs हैं जो एक सोसाइटी के पास होनी चाहिए। लेकिन मेन जो NOC है वो अथॉरिटी की है, जैसे SDA, MDA, LDA या KDA की, वो फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट। अगर ये NOC है तो फिर भी प्लाट आपने नहीं ख़रीदना। फिर आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है कि उस बिल्डर के पास ज़मीन है भी या नहीं है, ऐसे हवा में ही तो नहीं बेच रहा NOC लेके। अब ग्राउंड रियलिटी आपने चेक कर ली, ज़मीन भी है। अच्छा, ज़मीन अब है बिल्डर के पास, साइट ऑफिस भी उसने हल्का फुल्का बना दिया है, कोई 4 दीवारी का भी छोटा मोटा काम है या लेवलिंग भी हो रही है। अब उसके बाद आपने ज़मीन के मामलात देखने बड़े ज़रूरी होते हैं कि जो ज़मीन उसने ख़रीदी है, ज़मीन पर कोई विरासती झगड़ा तो नहीं है, कोई खानगी तकसीम तो नहीं है, कोई कोर्ट का केस तो नहीं चल रहा, या मुस्तकबिल में कोई इनकी विरासत तकसीम होने वाली तो नहीं रह गई जो मुस्तकबिल में झगड़ा बनाएगी। अगर ज़मीन इन तमाम मामलात से क्लियर है तो फिर आप सेटिस्फाइंग हो और तब बुकिंग कराएं। लेकिन बुकिंग कराने से पहले आपने ये देख लेना है कि उस बिल्डर ने कितनी ज़मीन, कितने प्लॉट सेल कर दिए हैं, क्योंकि आजकल कराची के अंदर ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ओवर सेलिंग क्या होती है, लेट्स सपोज एक बिल्डर है, उसने एक सोसाइटी लॉन्च किया और सोसाइटी की कुल NOC उसके पास है 50 एकड़ और ज़मीन भी है 50 एकड़, लेकिन एक्चुअल में वो 70 एकड़ बेच चुका है। अब जो 20 एकड़ ऊपर उसने बेची है, ना तो उसके पास वो 20 एकड़ ज़मीन है, ना उसकी NOC है, वो ओवर सेलिंग है। वो आखिर पे जाके ऊपर वाले क्लाइंट्स को परेशान करेगी, क्योंकि ये ख्याली पुलाव तो बना लेते हैं बिल्डर्स, लेकिन बाद में फंस जाते हैं कि नहीं बाद में ज़मीन और ख़रीद लांगे, लेकिन बाद में फिर ये फंस जाते हैं, या ज़मीन बचती नहीं है या इनको मिलती नहीं है, डील नहीं होती, तो आखिरी क्लाइंट जो है ना वो फंस जाता। अगर सेटलमेंट बिल्डर कर भी ले तो फिर भी क्लाइंट नुकसान में होता है। तो ये कुछ सीधा चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अब अगर आप इन मामलात को नहीं समझते तो कराची के अंदर कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज़ मौजूद हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनीज़, जो आपको ये सर्विसेज देती हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया होता है पूरी मार्केट का, उनके थ्रू आप प्लॉट ख़रीदें तो आप नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन अथेंटिक कंसल्टेंसी कंपनी जो है, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग काम कर रही है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट आ जाता है, स्टेट सेफ मार्केटिंग में भी हमारे पास क्लाइंट आया है,
अच्छा सिर्फ ये चेक करता है कि अच्छा कौन कौन से आप प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, हम बता देते हैं जी फ़लाँ प्रोजेक्ट हम डील कर रहे हैं। अच्छा उसको इतना पता चल जाता है कि ये कंपनी डील कर रही है तो बाकी प्रोजेक्ट अथेंटिक है। बुकिंग जाके हेड ऑफिस से करा लेता है, लेकिन उसके भी कई नुकसानात हैं जो नेक्स्ट आगे चल के मैं बताऊंगा कि हेड ऑफिस से बुकिंग के क्या क्या नुकसानात आपको बाद में उठाने पड़ते हैं। सर बाद में क्या बताना है, अभी बता दें। अगर बात छिड़ी हुई तो अगर कि कोई बंदा अगर इतना ओवर एफिशिएंट बन के हेड ऑफिस से बुकिंग करा रहा है तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या इन फ्यूचर उसको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं, अभी बता दें सर जी ये बात भी। जी वामिक, जैसे कि मैंने बताया है कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं इनको तो देखिए ये कंसल्टेंट होते हैं, सेलर नहीं होते, और बिल्डर सिर्फ सेलर होता है। बिल्डर के पास आप चले जाएंगे तो कभी भी वो अपनी चीज़ को गलत नहीं बताएगा, वो कहेगा जी नहीं मेरी चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, कभी भी गलत नहीं अपना प्रोडक्ट बताएगा। लेकिन ये कंपनीज वाले जो होते हैं ना, ये कंसल्टेंट होते हैं, ये सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पहली बात ये हो गई। अच्छा अब कोई शख्स आ जाता है किसी कंसल्टेंसी कंपनी में, कौन कौन से प्रोजेक्ट आप डील कर रहे हैं, वो कंपनी बताती है जी हम जी गुलमोहर सिटी भी कर रहे हैं, हम 7 वंडर्स इनक्लेव भी कर रहे हैं, 7 वंडर सिटी भी, NTR भी। अच्छा वो एक अपनी लिस्ट दे देता है। अब उस बंदे को ये पता चल जाता है कि अगर ये कंपनी इंतहाई अथेंटिक है, किसका नाम है मार्केट के अंदर और फर्दर जो है एक अच्छी रैंकिंग में आ रही है, ये अगर ये प्रोजेक्ट डील कर रही है तो ये प्रोजेक्ट तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे शातरबाजी वो क्लाइंट ये करता है कि हेड ऑफिस जाके डायरेक्ट बुकिंग करा लेता है। अच्छा अब हेड ऑफिस में बुकिंग तो हो जाती है, लेकिन बाद में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उस क्लाइंट को करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर उस क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट कोई शार्ट हो जाती है तो पूरे उस पर रूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं उस बिल्डर की तरफ से। लेट्स सपोज अगर जुर्माना है तो उसको पे करना पड़ता है, अगर 3 किस्तों पे कैंसिल है तो कैंसिलेशन में प्लाट जाता है। अब वो सिंगल बंदा जब उस हेड ऑफिस में जाता है ना तो उसको कोई पहचान ही नहीं रहा होता, बिकॉज उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2, 3, 4 लाख तक होती है जो डाउन पेमेंट उसने दी होती है, या 2, 4, 6 किस्तें दी होती हैं। यहाँ पे अगर उसने बुकिंग कराई होती है एक कंपनी के थ्रू, तो अब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट उस बिल्डर के साथ है वो करोड़ों में होती है, 35 करोड़ 40 करोड़ एक डीलरशिप उसने ली होती है, तो उसका एक फ़ोन पे काम हो जाता है, एक कॉल पे काम बिल्डर कर देता है। अच्छा अब ये एक नुकसान था। दूसरा रीसेलिंग, एक बंदे ने प्लाट दिया है, 2 साल 3 साल के गैप भी आ चुका है, रेट बढ़ भी चुके हैं, अब उसने प्लाट सेल करना है। बिल्डर ऑफिस कभी भी रीसेल नहीं करता, जब ये जाते हैं तो बिल्डर इनकार कर देता। अब उसकी भी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है बिल्डर के पास कि हम अगर रीसेल में पड़ गए तो हमारा बाकी जो प्रोजेक्ट पड़ा है वो कौन बेचेगा, हमने तो फंड जनरेट करना है। रीसेल करेंगे, नया क्लाइंट पैसा देगा, पुराने क्लाइंट को पैसा चला जाएगा, बिल्डर के पास क्या फंड जनरेट हुआ। तो इसलिए बिल्डर कभी भी बिल्डर ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है, रीसेल पे काम नहीं करता, अपना प्रोजेक्ट बेचता है। अच्छा बेच भी ले, वो प्रोजेक्ट सारा ख़त्म हो जाए, क्लोज हो जाए, तो नया प्रोजेक्ट उसका शुरू हो जाता है, उसका फोकस नए प्रोजेक्ट पे चला जाता है। अच्छा अब जब वो फाइल उठा के किसी कंसल्टेंसी कंपनी में जाएगा तो वो भी नहीं बेचेगी, एक ही जवाब होगा, जिससे ख़रीदा है उसी को कहें रीसेल कर दे, क्योंकि हर कंपनी अपने अपने क्लाइंट्स ही लेके चल रही होती है। जैसे हम खुद स्टेट सेफ मार्केटिंग में अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जिसने प्लाट लिया होता है उसी का हम रीसेल भी कर रहे होते हैं। तो ये उसका दूसरा नुकसान है। इसके अलावा तीसरा नुकसान ये है कि जो कंपनीज होती हैं ना, ये एक्चुअल में बिल्डर्स के डीलर्स होते हैं, तो इनके थ्रू जिन्होंने प्लाट लिया होता है उसको उनके साथ बिल्डर कोई हैंका फैंकी नहीं कर सकता। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, उसको कॉर्नर प्लाट दिया गया है, अगर तो उसने डायरेक्ट लिया है बिल्डर से तो बाद में बिल्डर चेंज कर देता है, क्योंकि जो बिल्डर एक एंड यूज़र को एलोकेशन लेटर देता है या अलॉटमेंट लेटर देता है वो प्रोविजनल होता है, लेकिन क्लाइंट को भी ये चीज़ पता ही नहीं है एंड यूज़र को मुझे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है। अब प्रोविजनल का नुकसान क्या है कि अगर वो बिल्डर चाहे तो कॉर्नर प्लाट जो उसने लिया है उसको चेंज कर सकता है, नंबरिंग भी चेंज कर सकता है, लोकेशन भी उसकी चेंज कर सकता है, कॉर्नर से हटा के जनरल भी कर सकता है। लेकिन अब जब एक कंसल्टेंसी कंपनी से एक क्लाइंट कोई प्लाट ले रहा है तो अलॉटमेंट लेटर कभी भी कंसल्टेंसी कंपनी को बिल्डर प्रोविजनल नहीं देता, क्योंकि पता होता है एक कंसल्टेंसी कंपनी को पता होता है कि ये प्रोविजनल है, हमने नहीं लेके क्लाइंट को देना। तो एक नुकसान ये भी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नुकसान हैं, ये चंद सीधा मैंने पॉइंट बताए हैं। तो जब भी आपने कोई प्लाट ख़रीदना है तो कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू ख़रीदे, क्योंकि वो आपकी गारंटर भी होती है, आपके लिए फ़ाइट भी कर रही होती है, आपको सपोर्ट भी कर रही होती है, लेकिन हेड ऑफिस आपको कतन सपोर्ट नहीं करेगा।